धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सदन का ध्यान भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के इतिहास और उसके राष्ट्रीय महत्व और उसकी संवैधानिक स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि सब लोग इस पर बोल चुके, लेकिन जो हमें सुनने वाले हैं वो भी सुनेंगे, तो इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। वंदे मातरम कोई साधारण गीत नहीं है, ये भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे प्रचलित उद्घोष रहा है। प्रख्यात बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे वर्ष 1875 में लिखा था और 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, तब यह गीत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन प्रतिरोध का गूंज बन गया। ब्रिटिश पुलिस जब भारतीयों की आवाज दबाने के लिए लाठी चलाती थी, गोलियां दागती, तब हमारे क्रांतिकारी नायक नायिकाएं वंदे मातरम गर्जना से आसमान गुजा देते थे। अनेकों वीरों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए गोलियों का सामना करते हुए अंतिम शब्द वंदे मातरम ही कहे थे। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस गीत से इतने भयभीत हुए कि उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। सभापति महोदय, साल 1937 में जब राष्ट्रगान तय करने का प्रश्न उठा तो इसके लिए एक समिति बनाई गई। तो साल 1937 में बनी वह 3 सदस्यीय समिति, जिसमें नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महानायक शामिल थे। और टैगोर जी की सलाह पर वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा की गई। इस अनुशंसा को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को पूर्ण सहमति से राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया। ऐसे में आज उसकी स्थापित, स्वीकृत और सर्वमान्य स्थिति पर अनावश्यक विवाद खड़ा करना न केवल इतिहास के तथ्य और संविधान की मर्यादा के विपरीत है, बल्कि यह उन महान विभूतियों, विशेषकर बोस जी और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपमान है, जिन्हें आज भाजपा स्वयं अपना आदर्श बताती। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी, पूर्व का जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी टैगोर जी का लुक धारण करके हमने सबने देखे। ऐसे में उन्हें टैगोर जी की स्पष्ट सलाह पर निर्धारित राष्ट्रीय गीत की स्थिति पर सवाल उठाना उनके विचारों और उनके ऐतिहासिक समिति दोनों के प्रति असम्मान की श्रेणी में आता है। माननीय सभापति जी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत घोषित किए जाने के बावजूद यह भी सत्य है कि संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत राष्ट्रगान जन गण मन का सम्मान करना अनिवार्य है, जबकि वंदे मातरम के लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं बनाई गई। इसलिए वंदे मातरम का सम्मान हमारे नैतिक कर्तव्य है, लेकिन किसी भी नागरिक पे इसे अनिवार्य करना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसा भारत चाहा था जहां देशभक्ति, स्वतंत्रता और सबकी आस्था तीनों का सम्मान साथ साथ रहे। वंदे मातरम इस देश की आत्मा में बसता है, परंतु देशभक्ति को किसी एक नारे, एक गीत या एक प्रतीक तक सीमित करना भी उचित नहीं। हमारा भारत संविधान, विविधता और स्वतंत्रता पर विश्वास करने वाला है। इसी संदर्भ में मैं संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक अमर पंक्ति कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा, राष्ट्र व्यक्ति से बनते हैं, मिट्टी से नहीं बनते। यानी राष्ट्र की असली शक्ति उसके नागरिक हैं, उनकी चेतना, उनके अधिकार, उनकी स्वतंत्रता है। मैं इस सदन में ये भी कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम हमारा गर्व है, हमारी विरासत है, लेकिन गर्व को कभी जबरन थोपा नहीं जाता, गर्व दिल से स्वीकार किया जाता है। वंदे मातरम वो गीत है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य हिला दिया था। आज इसे राजनीति में घसीटना, उसकी मान्यता को कम करना। वंदे मातरम हमें जोड़ता है, तोड़ने की पहचान भी बताता है। जब इसे हथियार बनाए और उनकी नीयत देश नहीं, सिर्फ आपकी अपनी राजनीति चमकाना हो। सभापति महोदय, आज भी अगर कहीं कोई आंदोलन होता, मैं एक अधिवक्ता हूं, उत्तराखंड के देहरादून में अधिवक्ता 29 दिन से कड़क ठंड में बैठे हैं, इसी राष्ट्रीय गीत को गुनगुनाते हुए आंदोलन कर रहे हैं कि हमें सरकारी चैम्बर सरकार उत्तराखंड की दे। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, हमने किसान आंदोलन देखे, पहलवान बेटियों का आंदोलन देखा, अध्यापकों का आंदोलन देखा, युवाओं का आंदोलन देखा, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि सत्ता इस पर राजनीति कर रही है। और अंत में सभापति महोदय, वंदे मातरम है दिल की धड़कन, इसे लड़ाई की दीवार मत बनाओ, इसे लड़ाई की दीवार ना बनाओ, मां के नाम पर नफरत की राजनीति का बाजार ना सजाओ। हम सम्मान से कहेंगे फर्ज है हमारा, पर किसी नागरिक की आजादी पर पहरा ये संस्कार नहीं हमारा। सभापति जी, इतिहास पे बात होगी, जो आज नहीं है उन पे बात होगी, लेकिन वर्तमान पे भी तो बात होनी चाहिए ना। वर्तमान पे इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। आज क्या हाल है देश के, बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिली, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, और जुल्म जाति अन्य अत्याचार दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे लगातार जारी। और कोई कहने सुनने वाले जब भी कोई अपनी आवाज उठाएगा उसको देश विरोधी घोषित कर दोगे, धर्म विरोधी घोषित कर दोगे। इस प्रथा से क्या देश आगे बढ़ सकता है? एक ऐतिहासिक प्रमाण बता रहा हूं जी, खत्म करते हुए ऐतिहासिक प्रमाण बता रहा हूं।
राम प्रसाद मिस्मिल जी ने आजादी की लड़ाई के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया चाहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि एक धर्म के लोग या एक जाति के लोग या एक क्षेत्र के लोग आजादी की लड़ाई को नहीं लड़ सकते, तो 1928 में शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने उसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्यों बनाया? क्योंकि जब हम मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। और मुझे पूरा ऐसा लगा जब मैंने सत्ता पक्ष को सुना कि वो राजनीतिक एजेंडे के जरिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए इस बहस को लाना चाहते हैं, उनके पीछे उनका कोई और तर्क नहीं। सभापति जी, खत्म करते हुए मैं ये कह रहा हूं, आज का नौजवान अपना हक मांग रहा है, आज की बेटियां उड़ान चाहती हैं, उनके लिए सरकार पे कोई योजना नहीं, बस इसी एजेंडे में फंसा के लगातार वो देश के नौजवानों को चलना चाहते हैं। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करें, बेरोजगारी पर चर्चा करें, महंगाई पर चर्चा करें, महिला सुरक्षा पे, सम्मान पे, उनके सशक्तिकरण पे चर्चा करें और देश की तरक्की पे मिलकर कैसे आगे बढ़े इस पे चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। धन्यवाद सभापति महोदय।